हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी मीडियम के बैच में जो क्लास पढ़ रहे हैं हमारे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर में, उसमें लास्ट क्लास में हमने सीखा था परागकोश की संरचना के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो साथ साथ बेटा आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, जिसको आप कहते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए ध्यान सुनेंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि परागकोश के अंदर क्या होती हैं, 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं ऐसे, ठीक है। ये लघु बीजाणु धानी हो गई। इसके बाहर एक ऐसे परत होती है टैपिटम की, जिसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुकेंद्र की होती हैं, यानी उसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो ये मान लिया हमारी क्या है, ये लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के बाहर जो ब्लैक कलर के सेल्स बन रखी हैं, जिनमें आपके एक से अधिक क्या मौजूद हैं, केंद्रक मौजूद हैं। ऐसे देखिए, ये परत आपकी क्या कहलाती थी, ये परत आपकी टैपिटम कहलाती थी। तो ये कौन सी परत है, ये आपकी टैपिटम परत है, ठीक है। टैपिटम परत के अंदर यहाँ पर क्या भरा था, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह भरा हुआ था। इन कोशिकाओं के समूह को हमने कहा था लघु बीजाणु जनक ऊतक, ठीक है। इस कोशिकाओं के समूह को क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था हमने लघु बीजाणु जनक ऊतक। लघु बीजाणु जनक ऊतक, ठीक है। अब ऊतक है तो बेटा इसमें क्या है, कोशिकाएं हैं। इस लघु बीजाणु जनक ऊतक की एक कोशिका जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे काम कर सकती है, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका जैसे काम कर सकती है। क्या कोई एक ही कोशिका काम करेगी? नहीं, इसके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं ना, वो सब की सब लघु बीजाणु मातृ कोशिका जैसे काम कर सकती हैं। तो ये जो लघु बीजाणु जनक ऊतक है, इसकी जो कोशिका है, इसकी जो कोशिका है भैया, इसकी जो कोशिका है ना, वो क्या कर सकती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका जैसे काम कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है भैया अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है बेटा, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। चलो, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ना, ये कैसी कोशिका होती है, ये भैया द्विगुणित कोशिका होती है, यानी 2n होती है। कैसी कोशिका है ये आपकी द्विगुणित कोशिका है, ठीक है। ऐसे अब ध्यान से सुनेंगे भैया, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिका बनाएगी, तो ये 4 कोशिका बनाती है। ऐसे अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है कि एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, और उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी होती है। तो जैसे यहाँ पर 2n है, तो ये सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, n होंगी। अब ये सेल कैसी हो गई हैं, ये अगुणित कोशिकाएं हैं। ये कैसी कोशिकाएं हैं भैया, ये आपकी अगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है। और इन अगुणित कोशिकाओं को हम क्या नाम दे रहे हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कितने लघु बीजाणु हैं, तो जितनी अगुणित कोशिकाएं उतने लघु बीजाणु। तो यहाँ पर आपके 4 देखो, 1 2 3 और ये 4 लघु बीजाणु हैं। यानी एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस लघु बीजाणु जनक ऊतक में इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले लघु बीजाणु जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया जो है ना, यही आपकी क्या है, लघु बीजाणु जनन है। यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो है ना, वो क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। देखो यहाँ पर लघु बीजाणु पैदा हो रहे हैं ना, तो इन्हीं के पैदा होने की प्रोसेस ही क्या है, लघु बीजाणु जनन है। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है भैया इस पूरी संरचना में लघु बीजाणु धानी में। बाहर क्या मौजूद है, बाहर टैपिटम मौजूद है, ठीक है। टैपिटम से क्या प्राप्त होगा, टैपिटम से इनको पोषण प्राप्त होता है। टैपिटम से एक पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलिन, ठीक है। टैपिटम से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं
कैलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बात कर रखी थी, उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी के लिए क्या समझते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, लघु बीजाणु जनक मात्र कोशिका के, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही क्या है, लघु बीजाणु जनन है। तो आइए परिभाषा अब लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, के बजाय इसको मैं कर लो, मैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, अगुणित लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा कि लघु बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसमें से एक कोशिका को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, कैसी थी, 2n कोशिका थी। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या बन गई, 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। इनको हमने क्या नाम दे दिया, लघु बीजाणु का नाम दे दिया। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे। तो ये जो लघु बीजाणु जनन हो रहा है ना, ये 2 टाइप से होता है। इसके कितने टाइप होते हैं भैया, इसके होते हैं 2 टाइप। ठीक है, एक को हम कहते हैं क्रमिक या उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर लघु बीजाणु जनन, यहाँ पर ऐसे लिख लेना प्रकार का। दूसरा इसमें लिख लीजिए युगपत प्रकार का, युगपत प्रकार का लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आइए समझते हैं। इसको समझने से पहले एक छोटी सी प्रक्रिया हम कर लेते हैं कि कैसे यह लघु बीजाणु बना होगा। यह है आपकी लघु बीजाणु मातृक कोशिका। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अब आपको पता है, अगर आपने इस क्लास को, इस चैप्टर की सारी क्लास को प्रॉपर तरीके से कर रखा है, तो हमने पहले चैप्टर में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को डिस्कस कर रखा था। ठीक है, अगर आपने वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ना बेटा 2 स्टेप में होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या करा रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। ठीक, गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर ये 2n है तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बन जाती है, ये ऐसे बन जा रही है n और n। यहाँ पर क्या हुआ, देखो 2 केंद्रक बन रहे हैं, इस केंद्रक से यहाँ पर 2 केंद्रक बन रहे हैं और 2 अलग अलग कोशिकाएं बन रही हैं। ये कोशिका n की है, ये कोशिका n की है, यानी यहाँ पर केंद्रक का विभाजन तो हुआ ही हुआ, साथ साथ में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में होती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रोसेस। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें भी होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में गुणसूत्रों के नंबर समान रहते हैं। तो यानी इससे भी कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 कोशिकाएं। ठीक है, ये भी n, ये भी n। इससे भी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। देखो ये भी n और ये भी n,
इसका केंद्रक भी n है, इसका केंद्रक भी n है। देखो यहाँ पर 4 n बने कि नहीं बने, ये चारों क्या हैं, लघु बीजाणु हैं, अगर ये कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका है तो। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता चला जा रहा है, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, तो दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई। इसमें भी क्या हुआ, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ 2 पार्ट में, फिर आधा कोशिका द्रव्य इधर, आधा कोशिका द्रव्य इधर, तो 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो आपके कोशिका विभाजन में क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, तब जाके आपको 2 अलग अलग सेल दिखती हैं। अब क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में क्या चेंजेस होते हैं और युगपत प्रकार के लघु बीजाणु जनन में क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाइए बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाइए आप, क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार का लघु बीजाणु जनन। क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार का लघु बीजाणु जनन। क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार का लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये क्या है बेटा, ये है आपकी एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका, यह है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। कैसी होगी, n होगी या 2n होगी, सर 2n होगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें हम करा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, इसमें गुणसूत्र क्या होंगे, गुणसूत्र जो है ना वो आधे हो जाएंगे। गुणसूत्र क्या हो जा रहे हैं भैया, आधे हो जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा कि हर स्टेप में 2 चीज़ें हो रही थी। अभी तक क्या हो रहा था, हर स्टेप में केंद्रक विभाजन हो रहा था, हर स्टेप में केंद्रक का विभाजन हो रहा था, और साथ साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा था। ठीक है, केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक का विभाजन तो होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपके केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन हुआ, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर कोशिका द्रव्य के विभाजन नहीं होंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके के 2 सेल्स बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। तो एक ऐसी सेल बनेगी ना जिसमें केंद्रक तो विभाजित होकर 2 बन गया है, लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है, यानी कुछ इस तरीके की आपको एक सेल दिखेगी। ये एक सेल है बेटा, इसमें एक केंद्रक आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, एक केंद्रक आपको यहाँ दिखेगा, ये 2n था, ये केंद्रक कैसा होगा, ये केंद्रक n होगा, ये भी केंद्रक n होगा, और इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, यानी ये सब कहाँ पर होंगे, ये दोनों एक ही सेल के अंदर होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे क्या होगा, आगे की प्रक्रिया चलती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। यहाँ पर चल रही है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होगा, देखिए ध्यान से, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पर भी जो काम यहाँ पर हुआ है, यानी केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होगा। ठीक है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, यानी कोशिका द्रव्य का बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये डिवीज़न इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर आपको एक सेल ऐसे दिखेगी, एक सेल ऐसे दिखेगी बड़ी सी, इसमें केंद्रक कितने होंगे, 4, क्योंकि इससे एक और केंद्रक बन जाएगा, इस वाले से एक और केंद्रक बन जाएगा, तो टोटल केंद्रक की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी भैया, टोटल इसमें केंद्रक दिखेंगे बेटा आपको 4।
ठीक है। यहाँ पर केंद्रक कितने दिख रहे हैं? 4। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका ऐसे कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या है, अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर 4 ऐसे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। अब बाद में क्या होगा? इतना सब कुछ बन जाने के बाद, 4 केंद्रक बन जाने के बाद, ये चारों कैसे हैं? यन यन वाले हैं, यानी सबके सब कैसे हैं? अगुणित हैं। अब क्या होगा? अब इनमें होगा दीवार का निर्माण, यानी अब होगा इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो सबसे लास्ट में क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य विभाजन। जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनती नजर आएंगी? यहाँ पर आपको बनती नजर आएंगी ऐसे 4 सेल। इसके अंदर आपको ऐसे नजर आएंगी 4 सेल, ठीक है। और सब में एक एक केंद्रक होगा ऐसे। अब ये एक कोशिका जो है ना, ये एक कोशिका क्या कहलाती है? ये एक कोशिका है लघु बीजाणु। तो इस तरीके से ये भी कोशिका क्या है? लघु बीजाणु है। ये भी क्या है? लघु बीजाणु है। और ये भी क्या है? लघु बीजाणु है। इस तरीके से हमारे पास कितने लघु बीजाणु हैं भैया? हमारे पास हैं 4 लघु बीजाणु, ठीक है। और 4 लघु बीजाणुओं का एक समूह बना हुआ है। तो ये समूह क्या कहलाएगा? ये कहलाता है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या कहलाएगा? लघु बीजाणु चतुष्क कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपका क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार का लघु बीजाणु जनन है, इसमें हो क्या रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बाद जो है ना कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पूरा हो जाने के बाद जो है ना उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका का निर्माण होता है और लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें सबसे बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जबकि इस वाले में क्या होगा? जैसे जैसे केंद्रक डिवाइड होता जाएगा वैसे वैसे साथ साथ में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता जाएगा। ये काम किस में होगा? युगपत वाले में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आप फटाक से इसको नोट करते जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रकार का लघु बीजाणु जनन क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, इस प्रकार के या फिर उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में लिखते हैं यहाँ पर उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, उत्तरोत्तर प्रकार के लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तथा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पूरा हो जाने पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और लघु बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके? क्रमिक वाले की। अब हम लोग बात करते हैं किसके? युगपत प्रकार के लघु बीजाणु जनन की। तो युगपत प्रकार के लघु बीजाणु जनन को लिखने के लिए ये वाला हिस्सा हमको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग इसको रफ करते हैं थोड़ा सा इस वाले इलाके को, फिर यहाँ पर करते हैं। तो आप दोनों का एक स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा। चलिए इसको रफ करते हैं बेटा, फिर यहाँ पर लिखते हैं क्रमिक प्रकार का लघु बीजाणु जनन। सॉरी, क्रमिक तो हमने कर लिया है, अब हम लोग करते हैं युगपत प्रकार का। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा बेटा, युगपत प्रकार का। दूसरा है हमारा युगपत प्रकार का। युगपत प्रकार का
लघु बीजाणु जनन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक लघु बीजाणु मातृकोशिका है। ये है एक लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है ना, उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या हाफ होती है। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अब इसमें दो काम होना है। एक तो होगा इसमें केंद्रक का विभाजन, इसमें होगा केंद्रक विभाजन, साथ साथ में इसमें इस वाले में केंद्रक के विभाजन के साथ साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि इस सेल के अंदर आपको कितनी सेल नज़र आएंगी, ऐसे यहाँ पर आपको ऐसे 2 सेल नज़र आएंगी। ठीक है, क्योंकि केंद्रक का विभाजन तो हुआ ही हुआ। ये कोशिका कैसी थी, 2n थी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई, तो ये n वाले केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको ऐसे 2 सेल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको देखो कितनी सेल दिखाई दे रही है, ऐसे 2 सेल स्टेज दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें होगी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसमें क्या होगा भैया, इसमें हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा ना, तब भी इसमें क्या होगा, तब भी इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, और तब भी इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। अब बताइए आप, इस वाली कोशिका में जब विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी। अब फिर से एक बार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा ना, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होती है, समान गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं बनती हैं, समान गुणसूत्र। तो यहाँ पर अगर ये वाली n है, ये वाली भी क्या है, n है, तो इसी से क्या बनेंगी, एक एक और बन जाएंगी। इससे एक और n की कोशिका बन जाएगी, इससे एक और n की हो जाएगी। केंद्रक विभाजन भी हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो रहा है, तो टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी भैया, टोटल बन जाएंगी 4। ठीक है, और इसमें केंद्रक कितने नज़र आएंगे, ऐसे 4 नज़र आएंगे। और इस एक कोशिका को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस एक कोशिका को हम कह रहे हैं लघु बीजाणु है। तो ये लघु बीजाणु है, तो ये भी लघु बीजाणु होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके लघु बीजाणु हैं। ये सब के सब आपके क्या हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में क्या हुआ है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता गया। इस वाले में क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन के साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार वाले को हम क्या कहेंगे, क्रमिक कहेंगे। इस वाले को प्रकार को हम क्या कहेंगे, उत्तरोत्तर कहेंगे। सॉरी, इस वाले को हम क्या कहेंगे, युगपत कहेंगे। ठीक है, तो युगपत प्रकार के लघु बीजाणु जनन में क्या होता है कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता जाता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड सेकेंड में। ठीक है, और इस प्रकार हमें क्या मिलते हैं, हमें मिलता है लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। यहीं पर ध्यान से सुन लीजिएगा आप, ये जो लघु बीजाणु बना है बेटा, इस लघु बीजाणु में, चलो मान लो लघु बीजाणु को ऐसे बाहर निकाल लिया, ऐसे, चाहे वो इसमें का लघु बीजाणु हो, चाहे वो इसमें का लघु बीजाणु हो, इस लघु बीजाणु का जब विकास होगा ना, इस लघु बीजाणु का क्या होगा, इस लघु बीजाणु का जब विकास होगा ना, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाता है ऐसे आपका परागकण। क्या बनाएगा, ऐसे, ये बनाएगा ऐसे परागकण। ठीक है, तो लघु बीजाणु का ही विकास होता है और क्या बनते हैं, परागकण। परागकण यानी पॉलन ग्रेन। ठीक है, चलो अब अगला हेडिंग जो हम लोग देखने वाले हैं ना, कि कैसे लघु बीजाणु से परागकण बनता है। ठीक है, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे एक लघु बीजाणु जो है ना, वो क्या बनाता है, वो परागकण बनाता है। अब परागकण को ही आप नर युग्मकोद्भिद कहते हो। ठीक है, तो कैसे लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद बनता है, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करिए फटाक से। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
और इसको हटा देते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास। पहली बात तो नर युग्मकोद्भिद क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए परागकण को ही, परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ठीक है, अब नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है आइए समझते हैं। हमने क्या देखा कि मेरे पास क्या है, एक लघु बीजाणुधानी है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, लघु बीजाणुजनक ऊतक भरा हुआ है। इस लघु बीजाणुजनक ऊतक की एक कोशिका है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इस ऊतक की कोई भी कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका का काम कर सकती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका से जो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, जो 2n स्ट्रक्चर है, इसमें हमने कराया लघु बीजाणु जनन। हमने क्या कराया, इसमें लघु बीजाणु जनन द्वारा हमने क्या बना लिए, हमने बना लिए लघु बीजाणु। हमने क्या बनाया भैया, हमने बनाया लघु बीजाणु। लघु बीजाणु कैसी संरचना है, तो ये अगुणित संरचना है। क्यों, क्योंकि ये लघु बीजाणु जनन में क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है भैया, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अच्छा ये जो प्रक्रिया चली अभी लघु बीजाणु जनन की, कहाँ चली, तो ये चली इस लघु बीजाणु धानी में। ये कहाँ चल रही है, ये चल रही है लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लघु बीजाणु है ना, इस एक लघु बीजाणु से एक परागकण बनेगा। तो इस तरीके से इस 4 लघु बीजाणु से कितने परागकण बनेंगे, 4। तो यानी 4 परागकण बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु मातृ कोशिका चाहिए, केवल एक से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे और प्रत्येक लघु बीजाणु से क्या बनता है, परागकण बनता है। ठीक है, तो जो अभी हम जो भी प्रक्रिया देखेंगे एक लघु बीजाणु में, वही सबके साथ होती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा लघु बीजाणु है ना, ठीक है, हमारा जो ये लघु बीजाणु है, चलो यहाँ बनाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे लघु बीजाणु है। ठीक है, इस लघु बीजाणु में आएगा कुछ चेंज, इसमें क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा, और इसमें क्या होंगे, कुछ होंगे विभाजन, यानी इसमें होगा एक समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक संरचना बनेगी ऐसे, कुछ इस टाइप की संरचना बनेगी ऐसे, जिसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा परागकण है। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसे लघु बीजाणु में चेंज आता है और वो क्या बनता है, परागकण। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखो जो एक लघु बीजाणु के साथ होगा ना, वही सबके साथ होगा। तो जो एक लघु बीजाणु में चलेगी प्रोसेस, वही सब में चलेगी। तो अब आइए देखते हैं कि एक लघु बीजाणु में क्या क्या होता है और वो कैसे परागकण में बदलता है। सबसे पहले क्या है मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास एक लघु बीजाणु है। कैसी संरचना है बेटा, ये संरचना अगुणित है। लघु बीजाणु है, कैसा है, अगुणित संरचना वाला है। अब क्या होगा, इस लघु बीजाणु के चारों तरफ, अच्छा लघु बीजाणु को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसका केंद्रक ऐसे है, और ये कैसी संरचना है, अगुणित संरचना है। अब इस लघु बीजाणु के चारों तरफ क्या होगा, कुछ चेंज आएगा। इस लघु बीजाणु के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव आवरण आ जाएगा, यानी इसके चारों तरफ आ जाता है एक सुरक्षात्मक आवरण। इसके चारों ओर क्या आ जाता है, सुरक्षात्मक आवरण आ जाता है। ठीक है, कैसा सुरक्षात्मक आवरण, देखो इधर इसके चारों तरफ, पहले यहाँ पर केंद्रक बना लीजिए ऐसे। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे देखो, ये ग्रीन कलर की एक परत आ जा रही है। ग्रीन होती नहीं है बट
थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको हम आपको क्या कर दे रहे हैं, ग्रीन ग्रीन सा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की परत आई ना, इसको हमने नाम दिया अंतःचोल का। क्या नाम दिया? अंतःचोल। इसको इंग्लिश में कहते हो आप बेटा एंटाइन। ठीक है, किसका बना होता है? ये बना होता है भैया पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का। पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का। तो परागकण के बाहर ये जो संरचना है ना, ये अंतःचोल है और किसकी बनी होती है? पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसके बाहर एक और संरचना है। ऐसे देखो, इसके बाहर एक और संरचना है, ऐसे। ठीक है, अब इसके बाहर ये जो संरचना है ना, ये संरचना क्या है? इस संरचना को हम लोग नाम दे देते हैं बाह्य चोल का। इसको आप कहते हो एक्साइन। किसका बना होता है भैया? ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। ये सबसे कठोर जैविक पदार्थ है, सबसे कठोर जैविक पदार्थ है जो किसी एंजाइम, किसी एसिड द्वारा पचाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, असल में वो कहाँ चल रही है? लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये जो भी प्रक्रिया चल रही है ना, चाहे लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु का बनना हो और चाहे लघु बीजाणु से परागकण का बनना हो, ये जो भी प्रोसेस है ना, ये कहाँ चल रही है? लघु बीजाणु धानी में, यानी इस चक्र के अंदर चल रही है। इस चक्र के बाहर क्या मौजूद है? बाहर मौजूद है टैपिटम की सेल। उस टैपिटम से क्या आ रहा है? टैपिटम से आ रहा है स्पोरोपोलिन, जो लघु बीजाणु के चारों तरफ जाके ऐसे जम जा रहा है और क्या बना रहा है? और बना रहा है बाह्यचोल। तो ये स्पोरोपोलिन कहाँ से आता है? तो ये आता है टैपिटम द्वारा स्रावित है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है टैपिटम से, टैपिटम से स्रावित है। टैपिटम कहाँ पर है? टैपिटम इस लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ है, और जो भी ये प्रोसेस चल रही है, ये कहाँ चल रही है बेटा? इसके अंदर चल रही है। और ये पूरा संरचना कहाँ पर है? परागकोश के अंदर है। तो यानी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, परागकोश के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे भैया, ये हो गया आपका बाह्यचोल, ये हो गया आपका अंतःचोल। इसके अंदर क्या होगा? ऐसे कोशिका द्रव्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपकी स्पोरोपोलिन नहीं है, तो जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है। एक्साइन क्या है? अनुपस्थित है, यानी बाह्यचोल वहाँ पर अनुपस्थित है। तो जिस जगह पर बाह्यचोल अनुपस्थित होता है ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं जर्मपोर का। हिंदी में इसको आप कह दीजिए जनन छिद्र। क्या है बेटा? वो है आपका जनन छिद्र। ठीक है, अब इस जर्मपोर की संख्या, ये जो आपका जर्मपोर है, जर्मपोर एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधे में अगर ये लघु बीजाणु एक बीजपत्री पौधे का है, ये परागकण एक बीजपत्री पौधे का है ना, तो उसमें एक बीजपत्री में जर्मपोर की संख्या कितनी होगी? एक बीजपत्री में संख्या होती है इनकी एक। इसके परागकण में केवल आपको एक ही जनन छिद्र दिखेगा। लेकिन अगर ये द्विबीजपत्री है, कैसा है भैया? ये अगर आपका द्विबीजपत्री है तो यहाँ पर संख्या कितनी दिखेगी? इनकी संख्या दिखेगी 3। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास कितना है? अभी के लिए 1 है। ठीक है, आप मन करे तो द्विबीजपत्री का बना लीजिएगा तो ये 3 दिखेगा। ठीक है, तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, ये किसका है? एक बीजपत्री का है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है? 1। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई हमारे लघु बीजाणु की। और लघु बीजाणु में ये क्या आया? कुछ चेंज आया, चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना। ठीक है, ये सुरक्षात्मक आवरण किन चीज़ों का है? तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे भैया, ये सुरक्षात्मक आवरण 2 चीज़ों का बना हुआ है। एक को कह रहे हो आप बाह्यचोल, और एक को कह रहे हो आप अंतःचोल। बाह्यचोल बना है किसका? स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, अंतःचोल किसका बना है? पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का। पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का, यानी पैक्टोसेल्यूलोज का।
ठीक है, अब क्या होगा इसमें, आइए ध्यान से समझते हैं। अब इसमें क्या होगा भैया, अब इसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया हो रही है ना, वो ये होगी कि इसमें होगा रिक्तिका का निर्माण। इस कोशिका के बीच में क्या होगा, रिक्तिका का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, इसमें करते हैं हम लोग रिक्तिका का निर्माण। अब हो रहा है इसमें रिक्तिका का निर्माण, और ये केंद्रक कैसा है भैया, अभी ये यन है। ठीक है, अब रिक्तिका का निर्माण होगा तब कोशिका कैसे दिखेगी, ये आपकी एक कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जा रही है, ऐसे एक रिक्तिका बन जा रही है। ठीक, अब रिक्तिका बन जाने के कारण इसका जो केंद्रक होगा ना, इसका केंद्रक कहाँ चला गया, एक साइड में चला गया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या मौजूद है, इसके चारों तरफ एक परत मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं अंतःचोल या फिर एंटाइन। ये क्या है आपकी, एक एंटाइन है जो ग्रीन कलर के हम बना रहे हैं। बाहर बाहर ये कंटिन्यूअस लेयर है, ये चारों तरफ मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ऐसे इसके बाहर क्या मौजूद है, इसके बाहर आपका बाह्य चोल मौजूद है जो किसका बना हुआ है, ऐसे देखिए। ठीक है, ये क्या बन गई इसमें, ये बन गई आपकी रिक्तिका। ठीक है, अब रिक्तिका बनने के बाद इसमें क्या होगा, अब रिक्तिका बनने के बाद क्या होगा, अब इसमें होता है एक असमान समसूत्री विभाजन। असमान समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, असमान समसूत्री विभाजन का मतलब ये है कि यहाँ पर बनेंगी समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं, लेकिन वो आपस में समान नहीं होंगी। इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, असमान समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर क्या हुआ, असमान समसूत्री विभाजन। लिखते हैं यहाँ पर असमान समसूत्री विभाजन। यहाँ पर हो रहा है बेटा असमान समसूत्री विभाजन। असमान समसूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका कितने पार्ट में डिवाइड होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और कैसी रहेंगी दोनों कोशिकाएं, असमान रहेंगी। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा बना, ये जो कोशिका थी लघु बीजाणु की, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक बना है इसे बड़ा पार्ट और एक बना है छोटा पार्ट। तो इसी वजह से ये क्या है, असमान समसूत्री विभाजन है। अब इसमें भी एक केंद्रक है ऐसे, इसमें भी एक केंद्रक है ऐसे, लेकिन दोनों के केंद्रक में एक फ़र्क है। इसका केंद्रक बड़ा है और गोलाकार है, इसका केंद्रक कैसा है, थोड़ा छोटा है। ठीक, और अनियमित आकार का है। इसके बाहर भी क्या होगा, ये ग्रीन वाली परत रहेगी, बिल्कुल रहेगी। किसकी बनी है, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी है। और नाम क्या है इसका, नाम है इसका अंतःचोल। ठीक है, ये आपकी ग्रीन कलर की परत हो गई बाहर बाहर से। इसके बाहर क्या बाह्य चोल होगा, बिल्कुल होगा भैया। ऐसे इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ऐसे बाह्य चोल मौजूद है जो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। इसमें ये जो बड़ी वाली कोशिका है, जो बड़ी वाली कोशिका है ना, इसको हम नाम दे देते हैं कायिक कोशिका का। इसको नाम क्या दिया बेटा हमने, कायिक कोशिका का। और ये जो छोटी वाली कोशिका है ना, इस वाली कोशिका को हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी जनन कोशिका है। ठीक है, कायिक कोशिका का आकार कैसा है, इसका आकार जो है ना वो बड़ा है, इसका बड़ा आकार है। जनन कोशिका का आकार कैसा है, इसका आकार छोटा है, इसका छोटा आकार है। कायिक कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्रक आप देखो कैसा है, क्या केंद्रक आपको गोलाकार दिख रहा है, नहीं, केंद्रक कैसा है, अनियमित आकार का है। केंद्रक कैसा है, अनियमित आकार का है, केंद्रक अनियमित आकार का। इसका जो केंद्रक है वो कैसा है बेटा, इसका जो केंद्रक है यहाँ लिखते हैं, इसका केंद्रक कैसा है, इसका केंद्रक गोलाकार है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है बेटा जर्म पोर यानी जनन छिद्र।
संख्या में कितना है, केवल एक। इसका मतलब ये एक बीजपत्री पौधे का क्या है, परागकण। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है ना, ये कितने कोष की अवस्था में है। ये जो संरचना है ना, ये कितनी कोष की अवस्था में है, ये है आपकी 2 सेल स्टेज में। कितने कोष की अवस्था में है, ये आपकी 2 कोष की अवस्था में है। अभी देखो आपको यहाँ पर कितने कोष का नज़र आ रही है, 2 कोष का है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा था कि ये जो मेरा परागकोश है, इस परागकोश का स्फुटन होता है। इस परागकोश का स्फुटन होने का मतलब कि जब ये परागकोश फटेगा, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ये परागकोश फटता है और यहाँ पर मान लिया हमारे पास क्या है, एक फीमेल पार्ट है, ऐसे, ठीक है। परागकोश फटा, इस परागकोश के अंदर से क्या बाहर निकला, एक परागकण बाहर निकला। ये ग्रीन वाला क्या है, परागकण है। ये परागकण, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आवृत बीजी पौधों में 60% आवृत बीजी पौधे ऐसे होते हैं। 60% आवृत बीजी पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं, 60% आवृत बीजी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश का स्फुटन होने पर 2 कोष की अवस्था में, कितने कोष की अवस्था में, 2 कोष की अवस्था में परागकण बाहर आ जाता है। तो ये परागकण बाहर आ रहा है। 60% आवृत बीजी पौधों में कितने सेल स्टेज का होता है, 2 सेल स्टेज का, ठीक है। कितने सेल स्टेज का है बेटा, 2 सेल स्टेज का। ये देखो आपको 2 सेल स्टेज दिख रही है, हाँ दिख रही है। ये 2 सेल स्टेज में बाहर आता है और फिर 2 कोष की अवस्था में ये कहाँ पहुँचता है, 2 कोष की अवस्था में ये पहुँचता है आपके वर्तिकाग्र पर, ठीक है। यहाँ से ये पहुँचा कहाँ पर, इस वर्तिकाग्र पर। यहाँ पहुँचने के बाद ये परागकण ग्रीन वाला जब यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया बेटा, यहाँ पर। यहाँ पहुँचने के बाद ये 2 सेल स्टेज से, यानी 2 कोष की अवस्था से किस में बदलता है, 3 सेल स्टेज में, ठीक है। यानी यहाँ से निकला था परागकोश का क्या हुआ, स्फुटन हुआ, यानी परागकोश फटा। परागकोश के फटने पर, परागकोश के फटने पर ये जो आपका परागकण बाहर आ रहा है, ये 2 कोष की अवस्था में हो सकता है या 3 कोष की अवस्था में हो सकता है। लेकिन 60% आवृत बीजी पौधों में ऐसा होता है कि ये 2 सेल स्टेज में होता है। उसके बाद परागण की प्रक्रिया द्वारा जब ये परागकोश से निकल कर यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो वर्तिकाग्र पर तो 2 सेल स्टेज में था, लेकिन जब यहाँ पर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से कुछ पदार्थ, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के बाद एक किस में बदलता है, 3 सेल स्टेज में। तो 60% आवृत बीजी पौधों में ये कहानी होती है, ठीक है। अब बचे हुए 40% में क्या होती है, बचे हुए 40% में क्या होती है, बचे हुए 40% में जब ये परागकोश का स्फुटन होगा ना, चलो यहाँ लिखता हूँ, 40% आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, देखो इधर 40% आवृत बीजी पौधों में, इस बात को भी लिख भी देंगे हम, 40% आवृत बीजी पौधों में 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में परागकण परागकोश से बाहर आता है। अब वो 3 सेल स्टेज क्या है, परागकोश से बाहर आता है, ठीक है। अब ये 3 सेल स्टेज है क्या, कैसे बनता है 3 सेल स्टेज, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक घटना घटेगी, यहाँ पर एक और समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, यहाँ पर एक और समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन वो किस में होगा, जनन कोशिका में होगा कि कायिक कोशिका में होगा, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और समसूत्री विभाजन, यहाँ पर हो रहा है समसूत्री विभाजन। कहाँ पर, जनन कोशिका में। जनन कोशिका कैसी है, छोटी है। कोशिका द्रव्य इसके अंदर होगा, बिल्कुल होगा। कैसा होगा, बहुत गाढ़ा कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोशिका द्रव्य होगा, कायिक कोशिका में बिल्कुल होगा। और इसकी कायिक कोशिका में क्या होता है भैया, इसकी कायिक कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है, इसमें क्या होता है बेटा, खाना जो है वो स्टोर होता है, यानी फूड जो है वो रिजर्व होता है, ठीक है। यानी इसमें भोजन जो होता है संचित होता है। अब जब जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तो जनन कोशिका अभी कैसी है, यन है कि 2n है बेटा, यन है। कायिक कोशिका भी कैसी है, यन है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत किससे हुई है, यन से। तो ये वाला भी यन होगा, ये दोनों भी क्या है, अभी यन वाले ही हैं, ठीक है। यानी अगुणित केंद्रक ही हैं।
अब एक अगुणित कोशिका में अगर समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 बनेंगी, और वो दोनों भी कैसे होंगी? अगुणित होंगी, क्योंकि समसूत्री में तो समान गुणसूत्र वाले बनते हैं। तो अब आपका परागकण कैसे दिखेगा बेटा? ध्यान से सुनो इधर। अब आपका परागकण कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। इसके बाहर क्या हो गई? इसके बाहर ये हो गई आपकी, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। ये हो गई आपकी पेक्टिन और सेलुलोज की परत। इसके बाहर जो है अंतःचोल। ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये क्या बना रहा है? ये सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है। और आगे जाके बेटा यही जो है ना क्या बनाएगा? यही आगे जाके परागनली बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझते रहिए, ये कंटिन्यूअस लेवर है, ये चारों तरफ मौजूद रहती है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस था। चलो कलर कर लेते हैं रेड कलर का ही। यहाँ पर क्या है? एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस है, ठीक है। कौन सी कोशिका है? ये कायिक कोशिका है। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी जनन कोशिका है, ये वाली। इस जनन कोशिका में क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर ऐसे तर्करूपी 2 छोटे छोटे जनन केंद्रक ऐसे बन जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बन गए हैं? 2 छोटे छोटे तर्करूपी संरचनाएं हैं। ये क्या है बेटा? तर्करूपी संरचना। इनको आप कहते हो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है आपके? ये आपके जनन केंद्रक हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। अभी ये बड़ी सी थी, अभी कैसे हो गई है? तर्करूपी हो गई है। और इन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं? जनन केंद्रक। अब देखो टोटल कितनी सेल हैं? अच्छा बाहर क्या है? बाहर आप इसमें बनाना है तो आप ऐसे बना लीजिए। इसमें बाहर की तरफ क्या मौजूद है? ऐसे बाहर की तरफ क्या मौजूद है बेटा? बाहर की तरफ एग्जाइन मौजूद है। ये आपका क्या है? ये आपका बाह्यचोल है, ठीक है। ग्रीन कलर वाला क्या है? अंतःचोल है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जनन केंद्रक हो गए। ये क्या है आपकी? ये आपकी कायिक कोशिका है। ये आपकी क्या हो गई? कायिक कोशिका हो गई। और ये हो गया कायिक कोशिका का केंद्रक। और ये वाला हिस्सा जहाँ पर एग्जाइन नहीं है, ये क्या है आपका? जर्मपोर है, यानी जनन छिद्र है, ठीक है। और ये हो गई आपकी कायिक कोशिका। अब देखो कितने सेल स्टेज में है। अब इस टाइम पर परागकण जो है आपका, चलो इसको यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। इस टाइम पर ये परागकण कितने सेल स्टेज में है? ये है 3 सेल स्टेज में। और 3 सेल स्टेज में 40% आवृत बीजी पौधों में ऐसी कहानी होती है कि ये 3 सेल स्टेज में क्या होता है? परागकोश के स्फुटन से बाहर आता है। यानी 60% आवृत बीजी पौधों में केवल 2 कोश की अवस्था में ही वो परागकोश से बाहर आ जाता है। 40% में क्या होता है? वो 3 सेल स्टेज में बाहर आता है, ठीक है। कहाँ से? परागकोश से। तो ये वाली बात हो गई बेटा। अब ध्यान से सुनो, इस परागकण को, इस संरचना को आप क्या कह रहे हो? इस संरचना को आप परागकण कह रहे हो। ये संरचना क्या है बेटा? ये संरचना आपकी परागकण है। अब परागकण को ही क्या कहा जाता है? परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर देखो ये नर युग्मक है कि नहीं? ये जो जनन केंद्रक है ना, इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं? इन्हीं को हम नाम दे रहे हैं किसका? नर युग्मक का। क्या है? यही नर युग्मक है। तो ये जो तर्क रूपी संरचना है ना, ये क्या है? आपके नर युग्मक है। तो ये जो 2 नर युग्मक आपको दिख रहे हैं ना, इन नर युग्मकों को धारण करने वाली संरचना कौन सी है? ये संरचना है। तो ये वो संरचना है ना जो नर युग्मक को धारण कर रही है। तो नर युग्मक को धारण करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेटा नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद को धारण करने वाली संरचना कौन? परागकण। तो इसी वजह से हम लोग परागकण को ही क्या मानते हैं? इस परागकण को ही क्या मानते हैं? यही क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। क्यों? क्योंकि ये नर युग्मक को क्या कर रहा है? धारण कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है और वीडियो अच्छा भी लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इन नोट पूरे टॉपिक का प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।